वेरी गुड इवनिंग। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं जो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। मिसेस राधिका गुप्ता, एडलवाइस म्यूचुअल फंड की एमडी एंड सीईओ, जो काफ़ी लोगों की इंस्पिरेशन है। यंगस्टर्स जो है काफ़ी फॉलो करते हैं मैम को। और मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप आपके बहुमूल्य समय निकाल के आप हमारे साथ यहाँ पे आई हैं इस इंटरव्यू के लिए। और जो इवेंट भी आज बारी है राइजिंग भारत के ऊपर, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जी। और हम चाहते हैं कि मैम आप अपनी एक्सपीरियंस और आपके जो विचार हैं वो हमारे प्रश्न के अनुसार रखें। सो मैंने कुछ प्रश्न आपके लिए रखे हैं मैम, तो मैं आपके जस्ट परमिशन से मैं वो प्रश्न स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच मैम। सो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगले 10 सालों में भारत एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है। बहुत उम्मीद और ऑप्टिमिज्म के साथ आपके हिसाब से भारत आज किस मुकाम पर है और आने वाले समय में कौन से बड़े अवसर और चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं? आई थिंक भारत में जैसे कि आपने कहा बहुत ऑप्टिमिज्म है और सही प्रकार का ऑप्टिमिज्म है, क्योंकि मुझे लगता है इस डेकेड के अंत भारत दुनिया की 3 सबसे बड़ी इकोनॉमीज में गिना जाएगा, जो कि बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है। 20 साल पहले हम टॉप 10 में भी नहीं थे। आज वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी में हमारा नाम लिया जाता है। आज चाहे वो स्टार्टअप क्षेत्र हो, चाहे सर्विसेज हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो स्पिरिट है वो आपको दिख रहा है। रिफॉर्म्स जो एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रहे हैं वो दिख रहा है, और एक जनरल एनवायरनमेंट ग्रोथ और स्टेबिलिटी का भारत को सपोर्ट कर। जी जी बिल्कुल मैम। सो दूसरे प्रश्न में जाते हैं मैम, मजबूत आर्थिक बुनियादों के बावजूद भारत की इकोनॉमी में स्लोडाउन के संकेत दिख रहे हैं। आपके नजरिए से इसका कारण क्या है और इससे सुधारने के लिए कौन से स्ट्रेटजीज या रिफॉर्म जरूरी है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा शॉर्टर टर्म है, क्योंकि हाल ही में हमने बाजार में भी थोड़ा सा करेक्शन देखा है, थोड़ा सहम गया है। एंड थोड़ा मानना ये है कि जो Q2 की अर्निंग्स आई हैं वो काफ़ी एवरेज, और आई थिंक ये होता रहता है। दूसरा क्वार्टर एक ऐसा भी था जहाँ देश में चुनाव का माहौल था, तो इतनी जो डिसीजन मेकिंग जो होनी चाहिए वो हुई नहीं थी। बट आई थिंक फंडामेंटल फुटिंग इकोनॉमी की बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड आई ऑलवेज टेल पीपल कि इकोनॉमी और बाजार में वॉलेटिलिटी आएगी, लेकिन हम लंबे समय के निवेशक हैं, तो हमें लंबा वो देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाल ही में हमने इक्विटीज में एफआई की काफी सेलिंग देखी, जो आपने ऑलरेडी कहा। आपके हिसाब से इस ट्रेंड के पीछे प्रमुख कारण क्या है? क्या ये ग्लोबल फैक्टर्स का आसार है या डोमेस्टिक चैलेंजेस भी हैं? आई थिंक इसके 2-3 कारण हैं। एक तो अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन बेस्ड वॉलेटिलिटी रही है। दूसरा चीन की तरफ लोगों का थोड़ा सा एक रुझाव रहा है। एंड एफआईआईज के अलग अलग कारण होते हैं पूछने की। आई थिंक गुड न्यूज़ फॉर अस इज कि अगर आप आज हमारे मार्केट का कॉम्पोजिशन देखें, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो कि रिटेल और म्यूचुअल फंड्स हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन एफआईआई से ज़्यादा है, और 1 लाख करोड़ की सेलिंग होने के बाद भी मार्केट सिर्फ 10% ही रहा है। जी, उस तरह से फर्क नहीं पड़ी है जो हमने 2008 में देखी थी। नहीं तो 40-50% मार्केट गिर सकता है। तो ये आप हमारे डोमेस्टिक मार्केट की स्ट्रेंथ भी दिखाता है। बिल्कुल। सो अभी रिटेल की जो सपोर्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल जो एसआईपी की साइजेस है वो भी काफी बड़ी हो रही है, उस कारण से भी काफी सपोर्ट। इनफैक्ट एक ऑलमोस्ट स्टाइल स्टेटमेंट हो गया मेरी इतनी बड़ी एसआईपी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो मार्केट्स में वोलेटिलिटी होने के कारण फर्दर करेक्शंस की चिंता है। क्या आपको लगता है कि और डाउनसाइड हो सकती है या ये एक बड़े ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन रहा है? आई थिंक अगर आप इंडिया के स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में देखें तो बड़े से बड़े जो इक्विटी मार्केट के साथ होते हैं 2004-5-6, उनमें भी 20% करेक्शन होना बहुत मुमकिन है। ऑल्दो आई बिलीव कि डोमेस्टिक कैपिटल के फ्लोज के कारण जो हमारे करेक्शंस हैं वो कम शार्प होते जाएंगे। 15 से 20% का करेक्शन मार्केट में कभी भी होना इन बेस्ट ऑफ टाइम्स बहुत नॉर्मल।
मुझे लगता है अगर हमारी इकोनॉमी 6-7% पे डेकेडली ग्रो करेगी, हमारे अर्निंग्स 15% ग्रो करेंगे, तो अगले 5 साल निवेशकों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। Okay. लेकिन उस 5 साल की जर्नी में ऐसे भी पीरियड्स आएंगे जहाँ आप पैसे नहीं बनाएंगे, जहाँ आप 20% पैसे पाएंगे, ये आपको याद रखना है। अच्छा, सिर्फ बनाएंगे यही नहीं, हमें खोने की भी जो चीज है वो याद रखनी पड़ेगी। तो कुछ ना होने की, खोने की, ये सब भी रियल है। टाइम करेक्शन के साथ। जी। सो एफआईआई को भारत की तरफ आकर्षित करने के लिए आपके हिसाब से देश को कौन से कदम उठाने चाहिए? अगले 3-5 सालों में कौन से सेक्टर्स एफआईआई के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं? तो आई थिंक एफआईआई के लिए हमें कोई खास कदम नहीं उठाने की जरूरत है, लेकिन एक एफआईआई क्या ढूंढता है? ग्रोथ जो हम ऑफर कर रहे हैं और स्टेबिलिटी, हमें स्टेबिलिटी की तरफ कदम उठानी चाहिए। हमारे यहाँ जब चीज़ें अच्छी नहीं गई हैं या जब एफआईआई को हिचकिचाहट हुई है, तो वो इंस्टेबिलिटी के कारण, टैक्स पॉलिसी चेंज होती है, ये होता है, वो होता है कि आप एक फॉरेनर के नज़रिए से देखिए जो हिंदुस्तान को जानता है, जी, यहाँ की कंपनीज को जानता है, उसको आप जितना स्टेबिलिटी का, पॉलिसीज का माहौल देंगे, उतना वो आपको पसंद करेगा। सरप्राइजेस। लेकिन दूसरा, मैं हमेशा कहती हूँ, हमारे यहाँ युवा पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ती है, हमारी सबसे बड़ी एडवांटेज है, लेकिन उसको चैनलाइज भी करना है। तो आई थिंक एम्प्लॉयमेंट पे बहुत फोकस होना चाहिए कि युवा चैनल को अच्छी एजुकेशन और अच्छी नौकरियां मिले, नहीं तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड लायबिलिटी बनते रहेंगे। जी जी। सो मैम, ग्लोबल इश्यूज के कारण से क्या ये ऐसे हो सकता है कि एफआईआई की जो फ्लो है वो काफी समय लग जाए आने में, और जो जिस तरह से डॉलर जो है वो अप्रिशिएट कर रहा है, रूपी जो हमारी डिप्रिशिएट कर रही है? सी, if you look at most major corrections in India, जी, 2 out of 3 have been because of FII. अब FII के निवेश के, अगर मैं फॉरेन इन्वेस्टर्स से बात करूँ, फंडामेंटली वो इंडिया को काफ़ी इंथुजियाज्म से देखते हैं। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि अभी तक इंटरेस्ट रेट्स यूएस में 5% है जी, क्रेडिट प्रोडक्ट्स में वहाँ 10% आपको रिटर्न मिलता है। जी, अगर आपको 10, 12, 13% अपने होम मार्केट में मिल रहा है, तो आपको इंडिया के आमतौर से जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तो थोड़ा रुझान इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ बढ़ता है। एंड आई थिंक एफआईआईज इंडिया को बहुत पॉजिटिवली देखते हैं। सो वोलेटाइल मार्केट के दौरान आप इन्वेस्टर्स को बुलिश होने की सलाह देंगे या बेरिश? रिस्क और रिटर्न का बैलेंस बनाने के लिए अगले 3-5 सालों के लिए आप इन सेक्टर्स पर फोकस करने के लिए कहेंगे इस समय में? नॉट फॉर एफआईआईज, बट अगर डोमेस्टिक जी रिटेलर्स हो, डोमेस्टिक्स हो, सो हम इन सेक्टर्स में अगर फोकस करें तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। आपके जो सारे सवाल में से मैं एक वर्ड छांटूंगी जिसका नाम है बैलेंस। मेरी एडवाइस निवेशकों को ये है कि आप मिडिल पाथ रखिए, आप रिस्क और रिटर्न का मिडिल पाथ रखिए। ये नहीं है कि आपका 80% निवेश एफडी में होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं है कि 80% सेक्टोरल फंड में। रिस्क और रिटर्न का बैलेंस रखिए, मिडिल पाथ रखिए। निवेशक हमेशा सेक्टर्स चूज करते हैं, मैं बहुत स्ट्रॉन्गली मानती हूँ इंडिया एक सिंगल सेक्टर इकोनॉमी है। ये मालदीव्स नहीं है, ये सऊदी अरेबिया नहीं है। यहाँ मैं आपको, अगर हम 2 घंटे बात करें, मैं आपको 10 सेक्टर्स की स्टोरीज जी जी। तो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है अलग अलग सेक्टर्स में पार्टिसिपेट करने की, मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स के जरिए आप निवेश देखिए, लेकिन मिडिल पाथ में रहिए, जिसको मैं दाल चावल कहती हूँ, मिडिल पाथ। ओके, अभी हाल में देखा गया है कि मैम की फ्लेक्सी कैप फंड की जो एयूएम है इन टोटल हमारे डोमेस्टिक जो एयूएम है, और आपकी जो थीमेटिक और सेक्टर फंड्स की जो एयूएम है, वो देखा गया कि वो काफी ग्रो कर गई है कंपेयर विद फ्लेक्सी जो हमारी फ्लेक्सी कैप है। सो क्या ये सही है मैम, जो हो रहा है वो सही? बिल्कुल सही नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि दाल रोटी माँ के हाथ का खाना का बोर हो जाते हैं, उन्हें बाहर खाना होता है, फिर लोगों को इंडाइजेशन होता है, तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। एंड आई ऑलवेज से द बैलेंस शुड बी 80-20, 80% साधारण चीज़ें होनी चाहिए और 20% की जो सब थीमेटिक और ये एक्स्ट्रास होने चाहिए। खाने में भी ऐसी बिल्कुल करती है, क्योंकि सेक्टोरल फंड्स में टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है। सही। एंड आमतौर से वो सेक्टर कॉल आपका डाइवर्सिफाइड फंड। हाँ एग्जैक्टली, हमने जैसे मैम लास्ट ईयर में ही देखे थे, काफी सारे एफओ आए थे
उसके बाद वो एनएफओ उसी थीम के कंटिन्यू हो रहे थे, बट जी। कुछ एएमसीज ने उसको क्लोज कर दिए थे। हाँ उसमें सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे थे, बट नए फंड हाउस आए और वो launch कर उन्होंने रहे हैं। सब्सक्रिप्शन लिया। उसके बाद उनकी अगर नैब हम आज देखें तो वो जो एनएफओ प्राइस है उससे काफी गिरी, जी और वो टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है, तो आप बिल्कुल। साधारण चीज करो। बिल्कुल। सो लास्ट प्रश्न मैम आपसे, बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स आपको रोल मॉडल मानते हैं, ये आप भी मानती है मैम। सो फाइनेंशियल सेक्टर में अपनी पहचान बनाने के लिए अगली पीढ़ी के लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं एक ही सलाह देना चाहूँगी, क्योंकि हमने हिंदुस्तान की बहुत बात की। जी क्या अपॉर्चुनिटीज की इज्जत करिए। हमारी जो नई पीढ़ी है वो एक बहुत खुशकिस्मत पीढ़ी है, बहुत ब्राइट पीढ़ी भी है, जी लेकिन एक ऐसे हिंदुस्तान में पैदा हो रही है जहाँ मैं अपनी किताब पर लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज, आप उनकी इज्जत करिए। यंग दौर ये होता है जब आप अपॉर्चुनिटीज को लें, कड़ी मेहनत करें, खुद के लिए कुछ बनाएं, करियर बनाएं, देश को भी बनाएं। जी तो जो अपॉर्चुनिटी आपको इंडिया दे रहा है, आपके माँ बाप दे रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके साथ, आप उस पर 6 मारें बस। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम ने हमें ये अवसर दिया, इसके लिए हम मैम को धन्यवाद कहना चाहते हैं। और मैम चाहते हैं कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में फिर से मिले, हम और प्रश्न लेके आपके पास आ सके। ज़्यादा समय लेंगे, छोटे समय में ही काफ़ी कुछ कंप्लीट करने की हमारी कोशिश रहेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।